हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रिपरेशन मंत्रा। हमारे इस एंड्रॉयड डेवलपमेंट सीरीज़ में आपका स्वागत है। लास्ट के कुछ वीडियो लेक्चर्स में हमने लोकल डेटाबेसेस के बारे में काफ़ी डिटेल से बात भी किया और साथ में उससे रिलेटेड एक एक प्रोजेक्ट भी बनाए। हमने कुछ वीडियोस में शेयर्ड प्रेफरेंस और डेटा स्टोर के बारे में बात किया था। आज के इस लेक्चर में हम रूम डेटाबेस के बारे में एक इंट्रोडक्शन देखेंगे और अपकमिंग लेक्चर्स में इससे रिलेटेड हम एक प्रोजेक्ट भी बनाने वाले हैं। तो बिना किसी टाइम को वेस्ट किए आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। Starting with room database. What is a room database? So room database is a persistence library that provides an abstraction over SQLite to allow smooth database access. इसमें दो चीज़ें हैं जो डिस्कस करने वाली हैं। पहला है कि room is a persistence library, यानी कि जब भी आप ऐप में कोई भी मैनिपुलेशन करते हैं अपने डेटाबेस के साथ और अगर आपने ऐप क्लोज कर दिया, कैशे से भी रिमूव कर दिया और उसके बाद जब आप रीओपन करेंगे तब भी ये डेटाबेस स्टोर्ड रहेगा। तो जब भी हमें एक लाइट वेटेड डेटाबेस का रिक्वायरमेंट है, यहाँ पर हम बहुत सारी चीज़ें कर रहे होते हैं लेकिन हम उसे क्लाउड डेटाबेस पे स्टोर नहीं कराना चाहते, उस केस में हम रूम डेटाबेस का यूज़ करेंगे। और दूसरी बात यह है कि इट इज़ एन एब्स्ट्रैक्शन ओवर एसक्यूलाइट डेटाबेस, यानी कि रूम डेटाबेस के आने के पहले हम एसक्यूएल डेटाबेस का यूज़ कर रहे होते थे। वहाँ पर एक हेल्पर क्लास बनाते थे और उसकी मदद से हम क्वेरीज लिखते थे और जैसे हम एसक्यूएल में माई एसक्यूएल में जिस तरीके से काम कर रहे होते हैं बिल्कुल उसी तरीके से हमें बहुत ही लंबा कोड लिखना होता था। लेकिन रूम डेटाबेस की मदद से हम सिंपली एनोटेशंस का हेल्प लेंगे और एनोटेशन से हम सारे CRUD ऑपरेशंस, कोई भी क्वेरीज करना, डेटा को फिल्टर करना, सब कुछ कर पाएंगे। इसका सबसे सही एग्जांपल ये होगा कि जब भी आप किसी ऐप को खोलते हैं, लेट से आपने कोई ग्रॉसरी ऐप या फिर कोई ई कॉमर्स एप्लीकेशन बनाया हो, उस पर आप सेव्ड या फिर फेवरेट्स सेक्शन रख सकते हैं। उस सेक्शन को आप अपने रूम डेटाबेस में इस्तेमाल कर पाएंगे। या फिर अगर आपने कार्ट में कोई आइटम ऐड किया है तो कुछ टेम्पोरली, कुछ समय के लिए आप उसके डेटा को रूम डेटाबेस में ऐड कर सकते हैं ताकि यूज़र अगर ऐप क्लोज भी कर देता है और अगर वो वापस आए तो कार्ट में उसके आइटम सेव रहें, क्योंकि उसने अभी तक आइटम को ख़रीदा नहीं है या फिर क्वांटिटीज चेंज नहीं की हैं, कुछ उसने अभी तक किया नहीं है, तो इसलिए हम उसके सर्वर तक उसके डेटा को नहीं ले जाएंगे। जब भी वो बाई के ऑप्शन को क्लिक करेगा उसके बाद ही हम डेटाबेस में, अपने क्लाउड डेटाबेस में कोई भी मैनिपुलेशन करेंगे। तब तक के लिए हम अपने रूम डेटाबेस का इस्तेमाल करते हुए उस टेम्पोररी डेटा को स्टोर कर सकते हैं। या फिर एक और एग्जांपल लेते हैं, अगर आपने अपने ऐप में ऐसा फंक्शनैलिटी बनाया है जिससे आप डेटाबेस से कोई लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स फेच कर रहे हो और आपका इंटरनेट कनेक्शन ब्रेक हो जाता है, तो उस केस में आपने पहले से जो डेटा रखे हुए हैं उसे आप रूम डेटाबेस में सेव करते हुए उसे तब तक के लिए दिखा सकते हैं ताकि यूज़र को बिल्कुल ही ऐप ब्लैंक ना दिखे, बल्कि उसने पहले जो भी इंटरनेट सर्व किया था, उसने जो भी प्रोडक्ट्स देखे थे वो रह सके ताकि वो ऐप चला सके और हो सकता है कि कुछ देर में उसका इंटरनेट कनेक्शन वापस आ जाए। तो एक तरीके से ब्लैंक समय में अपने स्क्रीन को बिल्कुल खाली ना छोड़ने के बजाय हम रूम डेटाबेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर प्रोडक्ट्स को सेव करने के लिए उसके फेवरेट्स में ऐड करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। ई कॉमर्स एप्लीकेशंस में कार्ट के सिस्टम को टेम्पोरली उसके प्रोडक्ट्स को स्टोर करने के लिए भी रूम डेटाबेस का यूज़ कर सकते हैं। और भी कुछ सिस्टम्स होते हैं, अगर आप कोई नोट ऐप बना रहे हैं या फिर टू डू लिस्ट ऐप बना रहे हैं या फिर सीखने के लिए, बेसिकली आप अगर सिर्फ CRUD ऑपरेशन सीखने के लिए कोई अपने एंड्रॉयड डिवाइस में कोई डेटाबेस रखते हुए उसे परफॉर्म करना चाहते हैं तो आप रूम का इस्तेमाल कर सकते हैं। नाउ व्हाई वी यूज़ रूम? सो बिकॉज इट रिड्यूसेस द बॉयलर प्लेट कोड। जैसा हमने अभी बात किया था कि एसक्यूएल में हमें काफ़ी सारा कोड लिखना होता था प्रॉपर एक CRUD ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। हर चीज़ के लिए आपको एक वेल डिफाइंड क्वेरीज और कोड लिखना होता था, तो रूम के इस्तेमाल से वो सब कुछ हट जाता है। इसमें आप एनोटेशंस की मदद से काफ़ी ईजिली आप ऑपरेशंस परफॉर्म कर पाएंगे। इट ऑफर्स कंपाइल टाइम वेरिफिकेशन ऑफ एसक्यूएल क्वेरीज, यानी कि अगर आपका क्वेरी गलत भी होता है तो आपको वो कंपाइल टाइम पर ही वो पता चल जाएगा कि आपने सही लिखा है या गलत, और आप उसे करेक्ट कर सकते हैं। पहले जब हम एसक्यूएल लिखते थे तो हम स्ट्रिंग वैल्यूज़ में क्वेरीज पास करते थे जो हमें पता नहीं चलता था और रन टाइम में हमें वो एरर थ्रो करता था। इट प्रोवाइड्स बेटर इंटीग्रेशन विथ लाइव डेटा एंड RX जावा। रिएक्टिव प्रोग्रामिंग में RX जावा और लाइव डेटा का कॉन्सेप्ट काफ़ी हाईलाइटेड रहता है और ये काफ़ी अच्छे तरीके से उनके साथ इंटीग्रेट हो जाता है। आप रूम डेटाबेस को सीमलेसली उसके साथ इंटीग्रेट करते हुए यूज़ कर पाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, इसके आर्किटेक्चर के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेंगे। इसमें बेसिकली तीन टर्म्स होते हैं जो आपको जानना ज़रूरी है। पहला है एंटिटी
एन एंटिटी रिप्रेजेंट्स अ टेबल इन द डेटाबेस। जैसे हम किसी भी डेटाबेस में रो और कॉलम्स की मदद से अपने डेटा को स्टोर करते हैं तो उस टेबल को एंटिटी कहते हैं। फिर सेकंड टर्म है डाउ, यानी कि डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट। इट इज़ एन इंटरफेस फॉर क्वेरिंग द डेटाबेस। हम कोई भी क्वेरी जो भी लिखना चाहते हैं, कोई भी डेटा वहाँ से फेच करना चाहते हैं, उस पर स्टोर करना चाहते हैं, जो भी क्वेरीज में आपने एसक्यूएल में सीखा होगा, एसक्यूएल क्वेरीज जो भी होती हैं, उसके लिए हम यहाँ पर डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे, विच इज़ एन इंटरफेस। उसके बाद तीसरा होता है इटसेल्फ डेटाबेस। तो इट इज़ अ मेन एक्सेस पॉइंट टू द परसिस्टेड डेटा। यहाँ पर हम डेटाबेस के वर्जन को बताते हैं, उसमें कौन कौन से टेबल्स इंक्लूडेड हैं, वो सारा चीज़ लिखते हैं। और इन तीनों के बाद हम डेटाबेस को कनेक्ट करना सीखेंगे। अब किसी भी प्रोजेक्ट में अगर आप रूम का इस्तेमाल करते हैं तो आपको पहले तो build.gradle में जाना होगा और वहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन के लिए आपको रूम की जो डिपेंडेंसीज होती हैं उसे ऐड करना होगा, सिंक करना होगा अपने प्रोजेक्ट को, और इस रूम डिपेंडेंसीज को आप इस तरीके से अपने प्रोजेक्ट में इंक्लूड कर लेंगे। इसके बाद एंटिटी के बारे में थोड़े और डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। ईच एंटिटी रिप्रेजेंट्स अ टेबल इन योर डेटाबेस। आपने अपने डेटाबेस में बहुत सारे टेबल्स बनाए होंगे, तो एक टेबल को आप एक एंटिटी कह सकते हैं। उसके बाद फील्ड्स, जो भी हम फील्ड डिफाइन करते हैं, इट इज़ एनोटेटेड विद अ प्राइमरी की एंड कॉलम इन्फो रिप्रेजेंट कॉलम्स। अब आप कोड स्निपेट को भी देख लें। एनोटेशन एंटिटी, ये हम यूज़ करेंगे टू डिफाइन द ब्लॉक ऑफ कोड विच रिप्रेजेंट्स एन एंटिटी दैट रिप्रेजेंट्स अ टेबल ऑफ योर डेटाबेस। उसके बाद हम टेबल का नाम देंगे। जैसे यहाँ पर हमने इस कोड में यूज़र्स नाम का एक टेबल बनाया है। अब यूज़र्स में क्या क्या आप डेटा रख सकते हैं, सिंप्लिसिटी के लिए हमने यहाँ पर सिर्फ 2 डेटा रखा है, यूज़र का फर्स्ट नेम और उसका लास्ट नेम। उसके लिए हमने कॉलम इन्फो एनोटेशन का यूज़ किया है टू डिफाइन द कॉलम्स। वहीं एक आईडी भी रखी है साथ में, जिसके लिए हमने प्राइमरी की का इस्तेमाल किया है, क्योंकि प्राइमरी की इस आईडी को यूनिक बनाता है। किसी भी 2 यूज़र का जो आईडी है वो सेम नहीं हो सकता, इसलिए हम उसे प्राइमरी की एनोटेशन देंगे और बाकी सारे कॉलम्स को हम कॉलम इन्फो एनोटेशन देंगे। उसके साथ ही हम उस कॉलम का एक नाम डिफाइन कर सकते हैं। तो जैसे हमने फर्स्ट नेम के लिए हमने फर्स्ट अंडरस्कोर नेम यूज़ किया है और लास्ट नेम के लिए लास्ट अंडरस्कोर नेम यूज़ किया है। अब आगे आते हैं डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट यानी कि डाउ के बारे में। जैसा हमने अपने कुछ लास्ट स्लाइड में डिस्कस किया था, ये बात किया था कि एक इंटरफेस होता है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने इंटरफेस का यूज़ किया है। उसके बाद हमने इस डाउ का नाम दिया है, क्योंकि हमने यूज़र से रिलेटेड एक डेटाबेस बनाना चाहा है, तो हम यहाँ पर यूज़र डाउ लिखेंगे। उसके बाद हम देख सकते हैं कि अगर आपको लिस्ट ऑफ यूज़र्स चाहिए तो आपने एक गेट ऑल फंक्शंस क्रिएट किया और वहाँ पर क्वेरी लगाई सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम यूज़र्स। इतना लिखने से ये जब भी कॉल होगा तो जितने भी लिस्ट ऑफ यूज़र्स हैं वो अपने क्वेरी की मदद से ये ले लेगा और आपको ये रिटर्न कर देगा। उसके बाद अगर आपको कोई यूज़र का डेटा इंसर्ट करना है तो आप इंसर्ट ऑल फंक्शन देख सकते हैं। यहाँ पर हमने इंसर्ट एनोटेशन का यूज़ किया है। व्हेनेवर यू हैव टू ऐड एनी रो टू द डेटाबेस यू नीड टू इंसर्ट समथिंग, तो यहाँ पर हम @insert एनोटेशन का यूज़ करेंगे और यूज़र के ऑब्जेक्ट को इंसर्ट कर पाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपका कोई दूसरा डेटाबेस है जहाँ पे यूज़र की जगह हो सकता है स्टूडेंट हो या फिर कोई नोट हो, तो आप उस डेटा क्लास को यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं। डाउ इज़ एन इंटरफेस और एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास दैट डिफाइंस मेथड फॉर डेटाबेस ऑपरेशंस। यहाँ पर जितने भी डेटाबेस के ऑपरेशन होते हैं, कोई भी CRUD फंक्शनैलिटी हो या फिर फिल्टर की क्वेरी लगानी हो, कुछ को डिलीट करना हो, ऐसे सारे ऑपरेशंस के लिए आप एक डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। ये आपके डेटाबेस के लिए वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फाइल होने वाला है। इसके बाद आ जाते हैं डेटाबेस डिफाइन करना। हमने अभी तक टेबल डिफाइन कर लिया है एंटिटी की मदद से और उस पर ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए डाउ बना लिया है, लेकिन अब हमें डेटाबेस क्रिएट करना होगा। तो डेटाबेस क्रिएट करने के लिए हम एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास का यूज़ करते हैं। वहाँ पर हम डेटाबेस में यूज़ होने वाले टेबल्स का नाम ज़रूर पास करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने एंटिटीज़ में यूज़र क्लास का यूज़ किया है। आप जितने भी टेबल्स इस पर बनाने जाएँ, आप उन सारे को कॉमा सेपरेट करते हुए यहाँ पर मेंशन कर पाएंगे। उसके बाद आपको अपने डेटाबेस का वर्जन लिखना होगा। जैसे हमने यहाँ पर वर्जन 1 लिखा है। जब भी आप अपने डेटा क्लास में कोई चेंज कर रहे होंगे, जब भी आप कोई एक नया फील्ड यूज़ करेंगे, जैसे अभी हमने फर्स्ट नेम और लास्ट नेम लिखा, अगर आप उसके साथ एक एड्रेस फील्ड यूज़ करना चाहेंगे तो आपको इसके वर्जन को अपग्रेड करना होगा और 1 की जगह 2 या फिर कोई दूसरा वर्जन लिखना होगा। इसके बाद हम जो भी डाउ में हम जो भी ऑपरेशंस परफॉर्म करना चाहते हैं, जैसे हमने यहाँ पर यूज़र डाउ यूज़ किया है, तो हम इस यूज़र डाउ के लिए
यहाँ पर एक फंक्शन क्रिएट करेंगे। ये एक एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन होगा। द एट डेटाबेस एनोटेशन स्पेसिफाइज द लिस्ट ऑफ एंटिटीज एंड द वर्जन ऑफ द डेटाबेस। अब आगे बात करते हैं कि आप इस रूम डेटाबेस का इस्तेमाल कैसे कर पाएंगे। तो हमने यहाँ पर एक db नाम का एक वेरिएबल बनाया है। room.database बिल्डर से हम इस डेटाबेस को बिल्ड कर रहे हैं। क्योंकि ये आपके एंड्रॉयड कंपोनेंट के साथ डायरेक्टली कम्युनिकेट करता है, तो आपको इसके एप्लीकेशन का कॉन्टेक्स्ट पास करना होगा। उसके बाद सेकेंड लाइन पे आप देख सकते हैं कि ऐप डेटाबेस क्लास डॉट जावा के बाद हम डेटाबेस का नाम पास कर रहे हैं। ये डेटाबेस का नाम आपके डेटाबेस को यूनिक बनाता है। आप जब भी इसके नाम को चेंज करेंगे तो यानी कि आप एक नया डेटाबेस क्रिएट कर रहे हैं। उसके बाद डॉट बिल्ड फंक्शन से आप इस डेटाबेस को बिल्ड कर पाएंगे। अब वीडियो को कंक्लूड करने से पहले देख लेते हैं कि हम डेटाबेस का यूज़ क्यों करते हैं। तो रूम का यूज़ हम इसलिए करते हैं बिकॉज इट सिंप्लीफाइज द डेटाबेस एक्सेस। कंपाइल टाइम क्वेरी चेकिंग हो जाती है इससे, एंड इट सपोर्ट्स मॉडर्न एंड्रॉयड फीचर्स लाइक डेटा, लाइव डेटा एंड को रूटीन्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि रूम डेटाबेस को काफ़ी फेमस बनाता है आज की डेट में। इसके बाद कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं। सो वी यूज़ DAOs फॉर ऑल डेटाबेस एक्सेस। ये यूज़ करना बहुत ही ज़रूरी है। वी शुड अवॉइड डायरेक्ट डेटाबेस एक्सेस ऑन द मेन थ्रेड, एंड वी शुड वर्जन द डेटाबेस प्रॉपरली टू हैंडल माइग्रेशंस। सो आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे नोटिफिकेशंस को ज़रूर ऑन कर लें, ताकि हम आने वाले लेक्चर्स में जब भी हम प्रोजेक्ट बना रहे होंगे रूम डेटाबेस के बारे में, CRUD के बारे में और अच्छे से सीखेंगे, तो आपको उसके बारे में अपडेट मिलती रहे। इसके लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।